हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने CTET पेपर 1 के लिए EVS की एक सीरीज़ चलाई हुई है, जिसमें मैं पहले क्लास 5 की EVS की बुक के शॉर्ट नोट्स के वीडियो बना रही हूँ, उसके बाद क्लास 4 के बनाऊँगी और फिर लास्ट में क्लास 3 के बनाऊँगी। तो क्लास 5 की वीडियोज़ में मैं लेसन नंबर 1 एंड 2 एंड 3 कवर कर चुकी हूँ, जिसके 2 वीडियोज़ बने हैं, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप वो ज़रूर देखिए। सबसे बड़ी बात होती है EVS में, जो EVS का पोर्शन आता है CTET के पेपर में, उसमें बुक का बहुत पोर्शन आता है। इट मीन्स उसके काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो डेली लाइफ से कनेक्ट करके पूछे जाएं या फिर वो पेडागोजी के अनुसार पूछे जाएं, पर वो बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो उसी के चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने कुछ वीडियोस बनाने की सोची, तो वो आपके लिए शायद यूज़फुल रहेंगे। अगर यूज़फुल रहें तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। तो शुरू करते हैं लेसन नंबर 4, मैंगोज़ अराउंड द ईयर। जो मैंगोज़ अराउंड द ईयर है, इस लेसन में बिगनिंग इस तरीके से होती है कि कुछ बच्चे हैं जो स्कूल गए हैं और वो अपना लंच लेकर जाते हैं। लंच में कुछ बच्चे अलग अलग खाना लेके जाते हैं, कुछ पूरी लेकर जाते हैं, कुछ आलू की सब्ज़ी लेके जाते हैं। तो एक बच्चे का जो खाना होता है वो ख़राब हो जाता है, तो दूसरा बच्चा उससे कहता है कि आपका खाना ख़राब हो गया, तो आप इसे थ्रो कर दीजिए, फेंक दीजिए और आप हमारा खाना शेयर कर लीजिए। और इसी तरीके से फिर वो ये देखते हैं कि कौन कौन सा खाना काफ़ी टाइम तक चल सकता है, कौन सा खाना जल्दी ख़राब हो जाता है, किस सीज़न में खाना जल्दी ख़राब हो जाता है, किस में लॉन्ग टाइम तक रहता है। जैसे समर में आप सभी जानते हैं कोई भी चीज़ बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है, बट विंटर में वो चीज़ थोड़े दिन तक या कुछ टाइम तक चल जाती है। तो उसी पर ये पूरा लेसन बेस्ड था। और फिर सेकेंड पार्ट इसका एक स्टोरी के रूप में था, जो कि अभी मैं इसमें ही डिस्कस करूँगी। तो शुरू करते हैं इसका फर्स्ट पार्ट। जैसे फर्स्ट को जो पार्ट में मैंने फर्स्ट जो पॉइंट लिया है वो लिया मेथड्स ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। सॉरी, दिस इज़ प्रिजर्वेशन, नॉट प्रेजेंटेशन, इट्स अ प्रिजर्वेशन। सो मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, कि हम कुछ जैसे अलग अलग खानों को किस तरीके से प्रिजर्व कर सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं, संरक्षित कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट है मिल्क। मिल्क को हम पुट इन अ बाउल एंड कीप द बाउल इन अ कंटेनर विथ सम वाटर। तो जो दूध है उसे हम किस तरीके से प्रिजर्व कर सकते हैं, ये उस जगह पे की बात की गई है जहाँ पर फ्रिज अवेलेबल ना हो हमारे घर पर, या हम किसी विलेज में है कि हमारे पास फ्रिज नहीं है, तो हम उसे कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम जो दूध है उसे बॉईल करना चाहिए और उसके बाद से एक बाउल में लेकर, इस कटोरी में लेकर, बड़े से बर्तन में लेकर किसी ऐसे कंटेनर में रख देना चाहिए जिसके नीचे पानी भरा हुआ हो, यानी कि पानी में दूध को रख देना चाहिए। कुक्ड राइस, जो पके हुए चावल हैं, उनको क्या कर सकते हैं, ड्राइड रैप इन अ डैम क्लॉथ, उसे टाइटली जो साफ़ कपड़ा हो उसमें बांध देना चाहिए। ग्रीन कोरिएंडर यानी कि धनिया जो होती है उसको कैसे हम बचा सकते हैं, उसे हम बॉईल करके बचा सकते हैं। हम उसे बॉईल करके रख लें तो वो सही रहती है। गार्लिक या अनियन, उसको कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, ग्रीन कीप इन अ ड्राई ओपन प्लेस। जो गार्लिक यानी कि जो आपका अदरक है, जो लहसुन है और प्याज है, उसे हम सूखी खुली हुई जगह में जिसमें रोशनी आ रही हो उसमें रखेंगे तो वो काफ़ी लॉन्ग टाइम तक चल जाता है। तो अब इसका जो सेकेंड पार्ट था वो यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है, जो स्टोरी थी। दिस स्टोरी इज़ अबाउट चिट्टी बाबू एंड चिन्ना बाबू लिव्ड इन अ आरत्यापुरम टाउन इन आंध्र प्रदेश। जो ये कहानी बताई गई है वो चिट्टी बाबू और चिन्ना बाबू की बताई गई है। दो बच्चे हैं जो कि आत्रेयपुरम शहर में रहते हैं, जो कि आंध्र प्रदेश का शहर है। आगे हम देखते हैं ममीडी तंत्रा इज़ नेम ऑफ आम पापड़ इन आंध्र प्रदेश। जो ममीडी तंत्रा नाम से आंध्र प्रदेश में आम पापड़ बनाए जाते हैं। आम पापड़ आप लोगों ने भी खाए होंगे, जो आम के पल्प को ड्राई करके और प्रिजर्व करके बनाए जाते हैं, जो छोटे छोटे पैकेट्स में हमें शॉप पर भी अवेलेबल होते हैं। तो उन आम पापड़ को आंध्र प्रदेश में ममीदी तंत्रा कहते हैं। दिस इज़ ममीदी तंत्रा। ममीदी तंत्रा नीड्स 4 वीक्स फॉर प्रिपरेशन। जो आम पापड़ हैं, ममीदी तंत्रा है, वो 4 हफ्ते में बनकर तैयार हो पाते हैं। उसका बनाने का प्रोसीजर क्या होता है, सबसे पहले उसके लिए हम एक जो सराउंडिंग्स है या स्ट्रक्चर है वो तैयार करते हैं। उसमें मैट वोवन फ्रॉम द लीव्स ऑफ पाम ट्री, पोल्स ऑफ
कैसिरीना ट्री, strings made of coconut husk, and this structure is used for drying the mango pulp. जो मैट वगैरह बनाया जाता है वो पाम ट्री की लीव से बनाया जाता है, जो ऊंची ऊंची जगहों पर, क्योंकि गांव में जैसे हमारे फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर इस तरीके से घर नहीं होते, ओनली 1 फ्लोर होता है, और एरिया भी इस तरीके से होता है कि कहीं पर धूप बहुत आती है, कहीं पर कम आती है, तो एक तरीके से छत जैसी शेप में डिज़ाइन बनाई जाती है जिसमें पोल्स खड़े किए जाते हैं और उसके ऊपर एक सराउंडिंग एक सरफेस यानी कि एक बेस बनाकर बिछाया जाता है। तो उससे बनाने के लिए पाम ट्री का यूज़ होता है। जो पोल बनाने के लिए कैसियोना ट्री की जो डालियाँ होती हैं मोटी मोटी, उनका यूज़ होता है। और जो बेस बनाया जाता है, मतलब जिस पर चीज़ सुखाई जाती है, वो जो कोकोनट का हस्क होता है, जो मतलब उसके कोकोनट के शेल का जो छिलका होता है, उससे बनाई जाती है। और इस पर जो मैंगो पल्प निकाला जाता है, मैंगो ये आम पापड़ बनाने के लिए, वो सुखाया जाता है। ममीदी तंत्रा मेड फ्रॉम राइप मैंगोस, जो ममीदी तंत्रा यानी कि जो आम पापड़ है वो पके हुए आमों का बनता है। मैंगो पल्प, जजरी यानी गुड़, शुगर इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग ममीदी तंत्रा। मैंगो पल्प यानी कि जो आम का गूदा होता है, गुड़ होता है, और चीनी का प्रयोग किया जाता है ममीदी तंत्रा बनाने के लिए। इक्वल अमाउंट ऑफ शुगर एंड जॉजरी यूज्ड फॉर मेकिंग आम पापड़। दोनों ही चीज़ें इक्वल यानी कि बराबर अनुपात में मिलाई जाती हैं आम पापड़ बनाने के लिए। वी हैव टू ऐड सॉल्ट, शुगर, जॉजरी इन पिकल्स फॉर प्रिजर्विंग इट। जो आप लोगों ने अचार देखे होंगे, उसमें हम नमक, चीनी या गुड़ इसीलिए मिलाते हैं ताकि हम उन्हें बहुत दिनों तक प्रिजर्व कर सकें, बचा कर रख सकें। जो आम से बनने वाली चीज़ें हैं वो अलग अलग हैं, जैसे आम पापड़, चटनी, पिकल्स या चिक्की आर मेड ऑफ मैंगोस। चिक्की भी एक तरीके का आम पापड़ ही होता है, पर वो थोड़ा डिफरेंट होता है, उसका थोड़ा मोटा स्ट्रक्चर होता है। ये सारी चीज़ें हमारी आम से ही बनाई जाती हैं। तो बेसिकली इस चैप्टर में आम पापड़ के बारे में बताया गया था, और ये बताया गया है आम पापड़ की हेल्प से ये बताया गया कि हम जो फूड आइटम्स हैं उनको प्रिजर्व कैसे कर सकते हैं। आपको भी पता है कि प्रिजर्व करने के लिए या तो हम उन्हें बॉईल करते हैं, या हम उन्हें कूल प्लेस पर रखते हैं, स्टोरेज करते हैं, या टाइट रखते हैं ताकि उसमें हवा ना जा सके। इन सारी चीज़ों से हम यूज़ करते हैं कि हम कोई खाने की चीज़ कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, संरक्षित कर सकते हैं। अब है हमारा लेसन नंबर 5, जो कि है सीड्स एंड सीड्स, मतलब बीज ही बीज। इसमें ये बताया गया था कि जो एक बच्चा होता है, उसकी मम्मी उसे कहती हैं कि कुछ चने पानी में सोक करने के लिए डाल देना। वो कहती हैं 1 बाउल यानी एक छोटी कटोरी डाल देना, पर बच्चा सोचता है कि हम इतने सारे लोग हैं, उसके कज़न आने वाले होते हैं, तो वो सोचता है कि इतने सारे लोग आएंगे और चना सिर्फ 1 कटोरी तो काम नहीं बनेगा, तो वो कटोरी चने पानी में भीगने डाल देता है। और जब वो पानी में भीगने डाल देता है तो मॉर्निंग में देखता है कि वो बहुत बिग क्वांटिटी में हो गए हैं, ह्यूज क्वांटिटी में हो गए हैं, बहुत ज़्यादा हो गए हैं, और वो चने उस बर्तन से बाहर गिर गए हैं। फिर उसकी मामा जब पूछती हैं कि आपने कितने कटोरे डाले थे, तो वो बताता है कि मैंने 2 बाउल डाले थे। फिर उसकी मामा कहती हैं कि तो बहुत ज़्यादा हो गए क्योंकि ये पानी सोक कर लेते हैं। तो ये स्टोरी उसी के बारे में थी। उसमें से कुछ पॉइंट्स मैंने छांटे हैं, जैसे स्प्राउटिंग टाइम ऑफ सीड्स में वेरी अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी ऑफ द वेदर। जो बीजों का अंकुरण होता है, चाहे वो चने के बीज, चने को करें हम, मूंग को करें, उसमें अंकुरण का जो टाइम होता है, स्प्राउटिंग टाइम जो होता है, वो अलग अलग हो सकता है। वो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के ऊपर निर्भर करता है। ज़्यादा टेम्परेचर में चने जल्दी स्प्राउट हो जाते हैं। यहाँ पर कुछ नेम्स दिए गए हैं जो कि थोड़े से फेमिलियर कम होते हैं लोगों के साथ, तो वो मैंने बताने की कोशिश की है। जैसे ग्राम चने को कहते हैं, एनीसीड सौंफ को कहते हैं, जो सौंफ होती है जो हम खाने के लिए यूज़ करते हैं। क्यूमिन जीरा को कहा जाता है। उसी तरीके से मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप लोगों ने देखा होगा हींग को इंग्लिश में हम एसोफिटेटा कहते हैं। आप हींग की डिब्बी उठाना, अपनी किचन से एक बार चेक करना कि उसकी स्पेलिंग क्या होती है। एसोफिटेटा होती है, और उसकी स्पेलिंग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अब एक अलग तरीके के प्लांट के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। एक ऐसा प्लांट जो कि शिकार करता है, इट्स अ हंटिंग प्लांट हम कह सकते हैं। तो है प्लांट्स विच हंट्स, यानी कि ऐसा प्लांट जो कि शिकार करता है। देयर आर सम प्लांट्स विच ट्रैप एंड ईट फ्रॉग्स, इंसेक्ट्स एंड इवन माइस। ऐसे बहुत सारे प्लांट हैं जो
मेंढकों को, इंसेक्ट को और यहाँ तक कि चूहों को भी खाते हैं। द पिंचर प्लांट यानी कि नेप्थीज का प्लांट जो है इज़ वन ऑफ सच प्लांट, जिसे हम पिंचर प्लांट कहते हैं, उसका साइंटिफिकली जो नेम है वो नेपेंथीज है। वो इस तरीके का एक प्लांट है। इट इज़ फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया एंड मेघालय एंड इंडिया। ये मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में पाया जाता है और इंडिया में ये मेघालय में पाया जाता है। इट हैज़ अ पिंचर लाइक शेप एंड द माउथ इज़ कवर्ड बाय द लीफ। ये पिंचर की शेप का होता है, लाइक जैसे आपको मैं इसकी पिक्चर अभी दिखाती हूँ। इसकी पिक्चर यहाँ पर दी गई है। इस तरीके से ये होता है। ये सब जिसे एक से क्या कहा जा सकता है, एक लूप जैसा बना होता है और ऊपर की तरफ ये खुला होता है और इसका जो कवर होता है ये एक लीफ होती है, यानी कि इस लीफ से ये कवर कर लेता है इसे। तो आगे देखते हैं। पिंचर लाइक शेप एंड माउथ इज़ कवर्ड बाय लीफ। ये इसका एक पिंच होता है, से ट्यूब जैसा शेप होता है जो ऊपर की तरफ खुला होता है और उसका जो ऊपर का हिस्सा है वो प्लांट की लीफ से कवर होता है। द प्लांट हैज़ अ स्पेशल स्मेल दैट अट्रैक्ट्स इंसेक्ट टू इट। इस प्लांट में एक अलग तरीके की महक आती है जो कि इंसेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। व्हेन द इंसेक्ट लैंड ऑन द माउथ ऑफ द प्लांट इट गेट्स ट्रैप्ड एंड कैन नॉट गेट आउट। व्हाट अ क्लेवर वे टू हंट। जो स्मेल होती है इसकी बहुत ही अट्रैक्टिव होती है इंसेक्ट के लिए। जैसे इंसेक्ट उस स्मेल के पास आते हैं वो उसे ट्रैप कर लेता है, पकड़ लेता है और उसके बाद वो बाहर नहीं जा पाते। तो ये एक नेचुरल वे जो इस प्लांट को पता है अपने लिए फूड लेना और दूसरे जो इंसेक्ट हैं उसको ट्रैप कैसे करना, पकड़ना कैसे, बहुत ही अलग तरीके का है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, सपोज़ ये जो इंसेक्ट है ये यहाँ से फ्लाई करते हुए इसके यहाँ आकर बैठता है और जैसे ये यहाँ आकर बैठता है तो ये जो हिस्सा है ये इसको कवर कर लेता है। जैसे ये इसको कवर करता है वैसे ये ट्रैप हो जाता है। फिर जब तक ये इसको ओपन नहीं करेगा तब तक ये बाहर नहीं निकल सकता। तो ये ट्रैप करने के बाद इसको बंद करने के बाद और ये धीरे धीरे बिल्कुल इसके चला जाता है। तो इससे जो प्लांट होता है इस इंसेक्ट को ट्रैप करके अपने अंदर डाल लेता है और जो इंसेक्ट होता है वो मजबूर हो जाता है और बाहर नहीं निकल पाता है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं इसके। अब बताया गया प्लांट कैन नॉट मूव अराउंड। पेड़ पौधे घूम नहीं सकते। हमें भी पता है कि वो भले ही जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं बट वो वॉक नहीं कर सकते, स्टैटिक होते हैं। वंस दे ग्रो दे रिमेन इन द सेम प्लेस। जब वो बड़े हो जाते हैं तो एक ही जगह रहते हैं। बट देयर सीड्स आर ग्रेट ट्रेवलर, दे कैन रीच फार एंड वाइड। पर जो उनके बीज होते हैं वो बहुत अच्छे घूमने वाले होते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जा सकते हैं। आपको पता है प्लांट हमने कहीं पर भी लगाया है, कोई पेड़ हमने कहीं देखा है, वो आज से 4 साल बाद 10 साल बाद वहाँ से हटता नहीं है जब तक आप उसे काट नहीं देते हैं। बट आपने ये भी देखा होगा कि उसके जो सीड्स होते हैं, उसके फ्लावर्स जो होते हैं वो आपको बहुत जगह जगह दिख जाते हैं। तो ये कैसे हो जाता है ये देखते हैं। सीड्स कैन नॉट फ्लाई बट इट कैन स्टिल ट्रेवल बाय स्टिकिंग इनटू द फर ऑफ द एनिमल्स और ऑन आवर क्लोथ्स। जो सीड्स होते हैं वो उड़ नहीं सकते हैं पर फिर भी वो ट्रैवल करते हैं। वो कैसे ट्रैवल करते हैं, कोई एनिमल है उसकी जो फर होती है उसकी बॉडी पर वो चिपक जाते हैं, या हम जैसे ह्यूमन से हम वहाँ गए वो हमारे क्लोथ्स पर चिपक जाएंगे, हमारे शूज़ वगैरह में चिपक जाते हैं और इस तरीके से वो अलग अलग जगह ट्रैवल करते रहते हैं। सम प्लांट्स स्प्रेड देयर सम प्लांट्स स्प्रेड देयर सीड, ये एस पी नहीं आएगा यहाँ पर सीड लिखा है, सीड्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। कुछ प्लांट ऐसे हैं जो अपने जो बीज हैं उन्हें दूर दूर तक मतलब फेंकते रहते हैं, या हम कह सकते हैं कि ऐसी कोई इंसिडेंट होता है जिससे वो दूर दूर तक पहुंच जाते हैं। When the soybean pods are ripe, they burst and seed are thrown out. जब सोयाबीन का जो स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाता है, सोयाबीन जब बन के तैयार हो जाती है इसमें से निकलती है, तो वो पकने के बाद फट जाता है और फटने के बाद वो दूर दूर तक उसके सीड जो होते हैं वो फैल जाते हैं। ह्यूमन बींग्स ऑल्सो कैरी सीड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर नोइंगली और अननोइंगली। जो हम लोग हैं ह्यूमन बींग्स हैं वो भी जो पौधे के जो बीज होते हैं उसे एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं, चाहे हम जानबूझकर लेकर जाएं या हम अनजाने में लेकर जाएं। इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल हमें
यहाँ पर दिया गया है, इसका हम यूज़ कर सकते हैं। ये यहाँ पर ई बना हुआ है, दिस इज़ ई। दिस हैपेंड इन 1048। One day, George Mastrel came back from a walk with his dog. He was amazed to find seeds sticking all over his clothes and on his dog's fur. ये जो घटना है ये बहुत पुरानी है, यानी कि 1048 साल, मतलब 1048वीं ईयर की है ये, जिसमें जो जॉर्ज मैस्ट्रल थे वो एक दिन वॉक से लौट कर आ रहे थे अपने कुत्ते के साथ। तो वो इस चीज़ को देखकर बहुत हैरान रह गए कि कुछ किसी पौधे के जो बीज थे वो उनके कपड़ों पर और कुत्ते के फर पर, जो कुत्ते की बॉडी थी उस पर चिपक गए। ही वंडर्ड व्हाट मेड देम स्टिक। इसे देखकर उन्हें बहुत हैरानी हुई और वो ये सोचने लगी कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो इसे चिपका रही है। सो ही ऑब्जर्व दीज सीड्स अंडर अ माइक्रोस्कोप। तो उन्होंने वो सारे सीड्स लिए और माइक्रोस्कोप के अंडर स्ट्रक्चर किया, यानी उनको ऑब्जर्व किया, उनको स्टडी किया। ही सॉ दैट द सीड्स हैड मैनी टिनी हुक्स विच गॉट स्टक टू क्लोथ्स और फर। जब उन्होंने उसे माइक्रोस्कोप में देखा तो उन्होंने देखा कि उन बीजों पर बहुत सारे छोटे छोटे हुक बने हुए थे, मतलब ऐसे लटकने वाले हुक थे जो कि कपड़ों पर और फर पर चिपक जाते थे। दिस गेव मैस्ट्रल द आइडिया ऑफ मेकिंग वेलक्रो। इन हुक वाले आइडियाज़ को देखकर उन्हें वेलक्रो बनाने का आइडिया आया। वेलक्रो आप लोगों के लिए शायद नॉन हो, या हो सकता है आप लोगों को पता हो वेलक्रो क्या होता है। वेलक्रो बेसिकली जो हमारे शूज़ होते हैं जिसमें वो चिर चिर करने वाली साउंड आती है, एक तरफ नीचे लगा होता है ऊपर, और उसको हम स्टक करते हैं तो वो जब हम उसको ओपन करते हैं तो चिर सी एक साउंड आती है, दैट इज़ कॉल्ड वेक्रो। और वो वेक्रो जो होता है वेलक्रो, वो हमारी जैकेट्स पर, हमारे पर्सेस में, शूज़ पर, बेसिकली जो स्कूल शूज़ होते हैं जिसमें लेजेस नहीं होती हैं वो वेलक्रो ही लगा होता है। ही मेड अ मटीरियल विद सिमिलर टिनी हुक्स दैट वुड स्टिक। उन्होंने उसी की हेल्प से ऐसा एक मटेरियल बनाया जो कि चिपक सकता हो। वेलक्रो इज़ यूज्ड टू स्टिक टुगेदर मैनी थिंग्स। वेलक्रो का यूज़ बहुत सारी चीज़ों को बनाने में होता है, जैसे क्लोथ, शूज़, बैग्स, बेल्ट एंड मैनी मोर। दिस इज़ अ रियल वे टू टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम नेचर। ये एक बहुत अच्छा तरीका है नेचर से इंस्पिरेशन लेने का, कुछ नया करने का। अब जो क्वेश्चन बनते हैं वो इस तरीके से बनते हैं कि वेलक्रो को किसने बनाया। तो वेलक्रो को किसने बनाया आपको पता होना चाहिए, दैट इज़ जॉर्ज मैस्ट्रल, GEORGE, दिस इज़ ई। तो जॉर्ज मैस्ट्रल ने इसे बनाया, और कब बनाया, अराउंड 1048 ईस्वी में। सो अभी हमने बात की थी कि जो ह्यूमंस होते हैं वो भी सीड्स को नोइंगली और अननोइंगली ट्रेवल कराते हैं। तो उसका कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, जैसे चिलीज़ वर ब्रॉट इंडिया बाय ट्रेडर्स कमिंग फ्रॉम साउथ अमेरिका। टोमेटोज़ एंड पोटैटोज़ ऑल्सो केम फ्रॉम साउथ अमेरिका। जो चिली है, मिर्च, आलू और टमाटर, ये तीनों चीज़ें साउथ अमेरिका से इंडिया आई हैं, जो उस समय के व्यापारी लोग थे उस समय के, उन लोगों ने इंडिया में इनको इंट्रोड्यूस किया है। इंट्रोड्यूस यानी कि मतलब परिचित कराया लोगों को। कैबेज एंड पी केम फ्रॉम यूरोप। जो गोभी होता है आपका, कैबेज इज़ बंद गोभी, जो बंद गोभी होता है, और जो मटर होती है वो यूरोप से आई है। कॉफ़ी बीन एंड ग्रीन भिंडी केम फ्रॉम अफ्रीका। जो कॉफ़ी और भिंडी है हमारी हरी वाली, वैसे भिंडी हरी ही होती है, किसी और रंग की होती होगी तो पता नहीं। जो भिंडी और कॉफ़ी है वो अफ्रीका से आई। मैंगो जो है वो साउथ एशिया के, यानी कि वो हम ये भी कह सकते हैं कि इंडिया के ही हैं। बनाना केम फ्रॉम इंडिया, यानी कि वो इंडिया का ही है। मेथी, जैसे हम फेनुग्रीक इंग्लिश में नेटिव ऑफ साउथ ईस्टर्न यूरोप एंड वेस्ट एशिया, ये वेस्ट एशिया और साउथ ईस्टर्न यूरोप से आई है। और स्पेनिश यानी कि पालक जो है इस कंसिडर्ड पर्शियन वेजिटेबल, इसे ईरान की जो सब्जी माना जाता है। तो इस तरीके से इसमें जो सीड्स हैं या जो फूड इंग्रेडिएंट हैं या फूड ग्रेन्स हैं वो अलग अलग जगह से अलग अलग जगह ट्रेवल कर सकते हैं। बेसिकली इसमें से दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि पिंचर प्लांट के बारे में है और आपके वेलक्रो के बारे में, तो उससे थोड़ा ध्यान से पढ़ें। और बाकी ये कभी कभी पूछ सकते हैं कि कौन सी सब्ज़ी हमें कहाँ से मिली है, तो वो भी बहुत यूज़फुल है।
आई होप ये आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर आपके लिए यूज़फुल रहा है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और इस चैनल को इसी तरीके के मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।